सोचनो शार्क, सोहेल ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, शार्क ने ठोस लहजे में जवाब दिया। शेरा पहलवान बहुत खतरनाक आदमी है, उसका अंदाजा तुमने लगा लिया होगा। उसे पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। अगर ऐसा ना होता तो इस कदर फैल ना जाता, सोहेल ने कहा। उसे सिर्फ इंस्पेक्टर और डीएसपी की सतह तक सरपरस्ती हासिल है उससे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, सोहेल ने उसकी बात काट दी। क्या तुम ये समझते हो कि डीएसपी से ऊपर पुलिस के अफसरान उसे नहीं जानते? यहाँ तो आपे का हवाई बिगड़ा हुआ है मेरे दोस्त। अगर कोई मामूली कांस्टेबल भी किसी रक्षा या तांगे वाले से 10 रुपए भी रिश्वत लेता है तो उन 10 रुपयों में उस कांस्टेबल से लेकर पुलिस के आला तरीन अफीसर तक का हिस्सा होता है। अगर ऐसा ना होता तो इस मुल्क में अंधेरी नगरी ना मची होती, माशरे में ऐसे जराइम ना होते। इन पुलिस वालों को धोले से मोहब्बत की बजाय अपने फर्ज का एहसास होता तो हमारा ये मुल्क जन्नत होता। अगर तुम एक मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में तहकीकात करो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी तनख्वाह तो 6-7 हजार रुपए है, लेकिन वो करोड़ों की जायदाद का मालिक है। ये जायदाद उसके नाम नहीं होगी, उसके बैंक अकाउंट में भी चंद रुपए होंगे। सारी जायदाद उसकी बीवी, बेटे, बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों के नाम होगी। मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, हर सरकारी महकमे का यही हाल है। हर शख्स इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझकर लूट रहा है। तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं भी इस मुल्क को लूटना चाहता हूँ? शार्क बोला। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, सोहेल ने कहा। तुम कमजोर हो, उनके पास ताकत है, वो तुम्हें उठने से पहले ही कुचल देंगे। कमजोर आदमी तो उस वक्त तक कमजोर होता है जब तक वो अपने आप को कमजोर समझता है, शार्क ने कहा। और मैं जब तक अपने आप को कमजोर समझता रहा, ये लोग मुझे ठोकरें मारते रहे, लेकिन उन ठोकरों ने मुझे मजबूत बना दिया है, मुझे ताकत बख्शी है इन्होंने। अब मैं वो शार्क नहीं हूँ जो जेल जाने से पहले था। लेकिन तुम अकेले क्या कर लोगे यार, सोहेल ने कहा। वो तो गिरोह है, इंसानों के नहीं, खूनख्वार भेड़ियों के गिरोह जो अपने से कमजोर को चीर फाड़ देते हैं। अब वो कम अज कम मेरी चीर फाड़ तो नहीं करेंगे, शार्क बोला। तुम मुझे सिर्फ इतनी हमदर्दी करो कि मुझे चंद रोज के लिए बस पनाह दे दो, सिर्फ चंद रोज। यार मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार नहीं किया, सोहेल ने कहा, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं। तुम 24 घंटे इस कमरे में बंद होकर नहीं रह सकते। मैंने 2 साल पहले बागबानपुरे में एक मकान खरीदा था। पहले तो उसमें किराएदार थे, लेकिन अब 3 महीनों से खाली पड़ा है और तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। इन बेड़ियों की नजरों से महफूज रहोगे। लेकिन क्या तुमने मरीम और रजिया के बारे में सोचा है? मैंने तो उन्हें अभी तक देखा भी नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि वो तुम्हें बहुत चाहती हैं। अगर शेर पहलवान को उनसे तुम्हारे ताल्लुक का पता चल गया तो वो लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। मैं उन्हें बेसहारा तो छोड़ ही नहीं सकता, शार्क ने कहा। मैं उन्हें वहां से निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर दूंगा ताकि वो उनके शर से महफूज रहें। तो फिर यूं करो, पहली फुर्सत में उन्हें मेरे बागबानपुरे वाले मकान में मुंतकिल कर दो। उसके बाद जो कुछ भी करना चाहो करते रहना, सोहेल ने कहा। ठीक है, शार्क ने कहा। छांगा नामी किसी आदमी को जानते हो तुम? वो मदीन का रहने वाला है। हाँ, नाम तो सुना है, सोहेल ने कहा। वो भी इसी किस्म के धंधे करता है। दरअसल हुक्मरानी तो ये गुंडे और बदमाश ही करते हैं। इन्होंने इलाके बांट रखे हैं। ये गुंडे और बदमाश इन इलाकों के बेताज बादशाह हैं। बत्ते वसूल करना, शहरियों को परेशान करना और मुनशियात फरोशी इनका कारोबार है। ये कारोबार खुलेआम होता है। पुलिस की इनको सरपरस्ती हासिल है। पुलिस उनसे बत्ता वसूल करती है। ये जो कुछ भी हो रहा है पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। छांगा भी ऐसा ही आदमी है, मगर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो मेरी रिहाई से 2 दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आया था, शार्क ने बताया। वो शेर पहलवान से कोई इंतकाम लेना चाहता है। मुमकिन है उनमें कोई कारोबारी रकाबत हो। वो मुझे आलाकार बनाना चाहता है। उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और मैं उसकी दोस्ती से फायदा उठाना चाहता हूँ। इस तरह शेर पहलवान और उस जैसे लोगों के खिलाफ मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, सोहेल ने कंधे उचका दिए। मेरा काम तुम्हें समझाना था और मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अच्छे बुरे की तमीज तुम खुद कर सकते हो। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा रेस्टोरेंट का चक्कर लगा कर आता हूँ। सोहेल कहते हुए उठ गया। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेल का बटन दबा देना। उसने दरवाजे के करीब लगे हुए एक बटन की तरफ इशारा किया। सोहेल के जाने के बाद शार्क देर तक सूरतेहाल का जायजा लेता रहा। ये तो बहरहाल तय था कि उसे शराफत की जिंदगी गुजारने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो मुल्क के किसी भी कोने में चला जाए, वो लोग उसे ढूंढ ही निकालेंगे। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता था कि वो यहाँ से भागे क्यों? वो छुपाने से तो बेहतर है कि यहाँ रहते हुए उन लोगों का मुकाबला किया जाए। दोपहर का खाना भी उसने कमरे में ही खाया और फिर सो गया। शाम को 6 बजे के करीब उसकी आंख खुली। सोहेल उस वक्त थोड़ी देर के लिए ऊपर आया था। उसने उसे कुछ रकम भी दे दी थी और उसके कमरे के दूसरे दरवाजे की चाबी, ताकि रेस्टोरेंट में आने की बजाय दूसरे दरवाजे से अपनी आमदोरफ्त जारी रख सके। 8 बजे के करीब शार्क सीढ़ियों वाले दरवाजे से बाहर आ गया। वो गलियों से होता हुआ हॉस्पिटल रोड पर आ गया।
और हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर रुक गया। यहाँ से एक सड़क ग्वाल मंडी और निस्बत रोड की तरफ चली गई थी और एक दाईं तरफ कुछ आगे जाकर ये सड़क दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक शाह तो सीधी मैकलोड रोड की तरफ चली गई थी और दूसरी PGO के सामने रोड से जा मिलती थी। शार को अंदाजा नहीं था कि उसे किस तरफ जाना है। उसे रास्तों का कुछ पता ना था। उसे तो यह भी न था कि मदंग किस तरफ है और बालुबानपुरा किस तरफ। उसकी जेब में तकरीबन 1150 रुपए की रकम मौजूद थी। 200 रुपए सुबह उसे जेलर ने दिए थे, जिनमें से कुछ पैसे खर्च हुए थे और 1000 रुपए सुहेल ने दिए थे। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। बाईं तरफ बांसुआरा बाजार था। उस सड़क पर दोनों तरफ बांसो और टम्बर वगैरह की दुकानें थी। यही सड़क आगे जाकर शाह आलमी के चौक से जा मिलती थी। एक रिक्शा शार के करीब आकर रुका। 2 औरतें रिक्शे से उतरी। वो ड्राइवर को पैसे दे रही थी कि शार्क रिक्शे में बैठ गया। कहाँ जाना है बाबूजी? ड्राइवर ने रिक्शे से उतरने वाली औरतों से पैसे लेकर मुड़कर शार्क की तरफ देखा। मदन चौक, शार्क ने जवाब दिया। ओ भाऊ, रिक्शे ड्राइवर ने मुड़कर गौर से उसकी तरफ देखा। जो सुबह मेरे रिक्शे में बैठे थे और पूरे पैसे दिए बगैर भागकर बस में सवार हो गए थे। अरे तुम वही हो? शार्क बोला। कितनी छोटी है ये दुनिया। 4 घंटों में हमारी 2 बार मुलाकात हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक सुजुकी कार वाले ने बहुत तंग किया था। ड्राइवर ने कहा। वो बार बार पूछ रहा था कि तुम रिक्शे से उतरकर कहाँ गए हो। कौन था वो बाबूजी? पता नहीं वो कौन था, शार्क ने जवाब दिया। और वो माई कौन थी जो सुबह रिक्शे के पीछे भाग रही थी? ड्राइवर ने पूछा। पता नहीं, तुम रिक्शा चलाओ यार, शार्क ने इस मर्तबा खुश्क लहजे में जवाब दिया। रिक्शा हरकत में आ गया। शार्क गहरी नजरों से रास्तों का जायजा ले रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद रिक्शा बदन चौक पर पहुंच गया। कहाँ जाना है बाबूजी? बदन चौक पर तो हम आ गए हैं, ड्राइवर ने कहा। यहीं रोक लो बस, शार्क बोला। रिक्शा रुक गया। वो मीटर की तरफ देखने लगा। 10 रुपए दे दो बाबूजी, तुम्हारे सुबह के पैसे भी बचे थे, ड्राइवर ने कहा। बड़ा दयानतदार ड्राइवर था। शार्क ने जेब से 10 का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और रिक्शे से उतर गया। वो एक जगह रुक कर इधर उधर देखता रहा। बड़ी बारूनक जगह थी। कुछ देर वो उसी जगह पर खड़ा रहा। फिर कुछ आगे जाकर एक पान वाले की दुकान पर रुक गया। उस वक्त दुकान पर सिर्फ एक ही गाहक था। वो नौजवान ही था। उम्र 19-20 साल रही होगी। नीली जीन्स और सफेद टी-शर्ट जिसके सीने पर मियामी के साहिल की तस्वीर का अक्स छपा हुआ था। उस नौजवान के मुंह में पान था और एक हाथ की उंगलियों में सुलगता हुआ सिगरेट दबा हुआ था। एक आदमी के बारे में कुछ मालूम करना है, शार्क दुकान वाले की तरफ देखते हुए बोला। कौन जी? दुकानदार ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। छांगा नाना उसका यहीं कहीं रहता है, शार्क ने कहा। आपको सौदा चाहिए तो मुझसे ले लें, छांगा को तलाश करने की क्या जरूरत है? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, शार्क ने जवाब दिया। आप सामने वाली सड़क पर चले जाएं। तकरीबन 200 गज आगे बाईं तरफ वाली वो सड़क जो है ना, वहां पर मुड़ जाएं। वहां मोटरों की 2 वर्कशॉपें हैं। उसी सड़क पर छांगे का तवीला है। वैसे आप कहीं बाय से आए हैं क्या? दुकानदार ने कहा। हाँ, मैं कराची से आया हूँ, शार्क ने जवाब दिया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए सामने वाली सड़क की तरफ चल पड़ा। ये सड़क भी बड़ी बारूनक थी। तमाम दुकानें खुली हुई थी और बड़ी चहल पहल थी। तकरीबन 200 गज आगे बाईं तरफ कॉर्नर पर एक रेस्टोरेंट था जो गाहकों से भरा हुआ था। रेस्टोरेंट के अंदर बिल्कुल सामने वाली दीवार पर एक ऊंचे शेल्फ पर टीवी रखा हुआ था जिस पर अमृतसर टेलीविजन दूरदर्शन से कोई इंडियन फिल्म चल रही थी। रेस्टोरेंट में गाहकों की तादाद नौजवानों की थी जो बड़े ही नमाक से फिल्म देख रहे थे। शार्क रेस्टोरेंट के साथ वाली सड़क पर मुड़ गया। उस सड़क पर जरा आगे मोटरों के लातादाद वर्कशॉप से। सड़क के दोनों किनारों पर टूटी फूटी गाड़ियों के ढांचे पड़े थे। सिर्फ 2 वर्कशॉप खुले थे और बाकी सब बंद हो चुके थे। तकरीबन 100 गज आगे दाईं तरफ उन्हीं वर्कशॉप के बीच में लकड़ी का एक ऊंचा गेट था। गेट खुला हुआ था। अंदर चंद तांगे खड़े थे। गेट के अंदर अंधेरा था। शार्क ने इधर उधर देखा और गेट में दाखिल हो गया। लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि एक आदमी तारीकी से निकलकर उसके सामने आ गया और उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। कौन हो तुम? काम उधर चले आ रहे हो? किससे मिलना है? उसके लहजे में सर्द बोली थी। मेरा नाम शार्क है, छांगा से मिलना है, शार्क ने जवाब दिया। उस चादरपोश को अचानक ही अपने सामने देखकर शार्क के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। छांगा से क्या काम है? कहां से आए हो? उस शख्स ने शार्क को घूरा। उससे जाकर कह दो शार्क जेल से रिहा होकर आ गया है, शार्क ने जवाब दिया। वो शख्स चंद ने खामोश उसे घूरता रहा और फिर उसने शार्क का लिबास थपथपाकर ये चेक किया कि उसके पास किसी किस्म का असला तो नहीं। ऐसा करते हुए उसकी चादर में छुपी हुई राइफल की नाल शार्क से टकरा गई। मेरे साथ आओ, वो शख्स सीधा होते हुए बोला। शार्क उसके साथ चल पड़ा। घोड़ों की लीद की बू फिदा में रची हुई थी। जगह जगह तांगे खड़े थे। चंद घोड़े भी बंधे हुए थे। ये वसीउ अरीज़ हाथा था जिसके आखिर में किसी कदम कदीम तर्ज का एक शिकस्ता सा गुंबद भी था। दाईं तरफ 3-4 कमरे बने हुए थे। लाहौर में ऐसे हाथे बकसरत पाए जाते थे।
ये तमाम दरअसल मूलिया दूर के मिजार थे। उनमें से बेशतर ऐसे थे जिन पर छांगा जैसे लोगों ने कब्जा कर रखा था। वो शख्स एक जगह रुक गया। जीरे, ओए जीरे, उसने किसी का नाम लेकर पुकारा। एक आदमी एक कमरे से निकलकर उसके करीब आ गया। इस बाऊ को छांगे उस्ताद के पास ले जाना, कहता है आज ही जेल से आया हूँ। अजीब सा नाम बताया इसने। जाना मैं बाऊ। वो शार्क की तरफ देखने लगा। शार्क ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ। जीरे ने कहा। शार्क उसके साथ चल पड़ा और दूसरा आदमी गेट की तरफ वापिस चला गया। कुछ ही देर बाद शार्क छांगा के सामने मौजूद था। छांगा एक कमरे में बिछी हुई दरी पर बैठा हुआ था और 2 आदमी और भी थे। वो शार्क को देखकर एक झटके से उठ गया। बिस्मिल्लाह। वो शार्क को गर्मजोशी से अपने साथ निपटाते हुए बोला, मेरा शार्क बाबू आ गया है, ओए मैं साथ बिस्मिल्लाह करा। वो शार्क से इस तरह मिला था जैसे बिछड़ा हुआ भाई या बहुत करीबी अजीज हो। बैठो शार्क बाबू। छांगा उसे लेकर दरी पर बैठ गया। मेरा दिल चाहता था तुम जरूर आओगे। इसी को कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। ओए जीरे, जाकर कोई ठंडा ठंडा ले आओ। जीरा फौरन कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो कोक की ठंडी बोतलें लेकर आ गया। उसने एक एक बोतल खोलकर सबके हाथ में थमा दी। इसी दौरान एक और आदमी कमरे में आ गया। वो मशकूक निगाहों से शार्क की तरफ देखने लगा। ओए नामा निकाल, कितनी चाहिए? इसकी तरफ क्या देख रहा है? ये अपना ही बंदा है, छांगे ने कहते हुए उसे घूरा। आधा किलो। उस शख्स ने कमीज के नीचे शलवार की किसी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर छांगे की तरफ बढ़ा दी। छांगे ने नोटों की गड्डी लेकर करीब रखे हुए एक संदूकचे में डाल दी और एक थैले में से एक पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो हीरोइन थी। उस शख्स ने पैकेट शलवार की जेब में डाल दिया और खामोशी से बाहर निकल गया। और सुना शार्क बाबू कम छूटे थे सरकारी मेहमान खाने से। कसम खुदा की बड़ी अजीब जगह है वो। मैं एक दफा गया था, उसके बाद तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे ऊपर हाथ डालने की। जब झूठ ना बुलवाए, वो जगह तो आदमी को बदल कर ही रख देती है। और मुझे देख लो, पुलिस वाले रोज मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ऐसी चित्रोल करते हैं कि बेबे याद आ जाती है, पर हम चुप चुप कर सलाम करते हैं। छांगा ने कहा, आज सुबह ही रिहाई मिली थी। शार्क ने जवाब दिया, मैं तो सुबह ही यहाँ आ जाता, लेकिन जेल के गेट से निकलते ही शेरे पहलवान का एक आदमी पीछे लग गया था। अब तुम आ गए हो ना, तो निबड़ लेंगे उससे भी। आओ जरा दूसरे कमरे में बैठकर बातचीत करते हैं। छांगा कहते उठ खड़ा हुआ। ओए जी रे, समार ये सब कुछ। शार्क भी उठ गया। वो दोनों उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। वहां भी दरी बिछी हुई थी, दाव तकिए रखे हुए थे। वो दोनों आमने सामने तकियों से टेक लगाकर बैठ गए। कोक की बोतल अब भी शार्क के हाथ में थी। देव शार्क बाऊ। छांगा उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हें ये तजर्बा तो हो गया होगा कि इस दुनिया में शराफत से जिंदा नहीं रहा जा सकता। लोग जिंदा रहने ही नहीं देते यार। मुझे देख लो, मेरा बाप इसी लाहौर में तांगा चलाता था। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरा बाप बहुत ही गरीब आदमी था। वो सुबह से रात तक तांगा चलाता, तब कहीं जाकर घर का खर्चा पूरा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे नशे की लत लग गई। वो नशा करने लगा। एक मरतबा पुलिस ने पकड़ दिया। तुम जानते हो ना कि जो आदमी एक मरतबा पुलिस के हाथ लग जाए वो मर कर ही पीछा छुड़ा सकता है। और यही हाल मेरे बाप के साथ भी हुआ। मेरा बाप नशा करते करते नशा बेचने लगा। वो इस तबीले से तांगा किराए पर लेकर चला था। ये महर का तबीला कहलाता था। बैर अली अहमद यहाँ चरल सफ्यून और शराब बेचा करता था। पुलिस को बत्ता देता था। उसका कारोबार खूब चल रहा था। मेरा बाप नशा करते करते खुद भी जिंदा दरगोर हो गया था। उसकी रगों में खून सूख गया था। उसे नशा बेचना ही छोड़ दिया, मगर पुलिस वाले अपना बत्ता वसूल करने के लिए उसे तंग करते ही रहे। फिर वो उसे पकड़कर थाने ले गए। उसे इतना मारा कि वो थाने ही में मार गया। उसकी लाश भी उठाकर वहीं से रात को सड़क पर डाल दी गई और दूसरे दिन अखबार में छपवा दिया कि नशे की ज्यादती से मार गया। बाप के मरने के बाद पैने पढ़ना छोड़कर तांगा चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और मैंने 8वीं जमात से पढ़ना छोड़ा था। मेरे बाप की मौत से पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। मुझे आए दिन थाने में ले जाकर बंद कर दिया जाता और मेरी छतरोल की जाती। थाने के आसपास के मकानों में रहने वाले भी मेरी चीखों की आवाज सुनकर कांप जाते। बैर अली अहमद ने भी मुझे पट्टी पढ़ाना शुरू कर दी कि मैं भी बाप की तरह ये धंधा शुरू कर दूं तो पुलिस अपना हिस्सा लेकर मेरे साथ मारपीट छोड़ देगी। मैंने बैर अली अहमद का काम मान लिया और चरस अफीम और शराब बेचने लगा। उस धंधे के साथ मैं तांगा भी चलाता रहा। फिर मैंने तांगा चलाना छोड़ दिया और चौक पर पान सिगरेट की दुकान खोली। नशा करने वाले गाहक उस पर मेरे पास आते रहे। एक दिन मैंने नशे की आदी एक शख्स को मरते देख लिया। फिर अब झूठ ना बुलवाए, बड़ी अजियतनाक मौत थी। मैंने उस रोज के बाद नशा बेचने ही छोड़ दिया और बत्ता देने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने फिर मेरी पकड़ दकड़ शुरू कर दी और मिलाकर मुंशियात फरोशी और नाजायज असला रखने के इल्जाम में 4 साल के लिए जेल भिजवा दिया। वो मेरी पहली और आखिरी जेल थी। मैं जेल से निकला तो मोहम्मद रफीक से छांगा बन गया था।
जेल में छांगा नामी एक कैदी ने मेरी तरबियत की थी। मैंने उसका नाम अपना लिया। आज मेहर अली अहमद का ये तवील इलाका मेरी मलकियत है। वही पुलिस वाले जो मेरी चेतरोल किया करते थे आज झुक झुक कर मुझे सलाम करते हैं। मैं यहाँ खुलकर ये काम करता हूँ। किसी पुलिस वाले को मेरे पास आते हुए झांकने की हिम्मत नहीं होती। वो मेरे आदमी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ये मैं वही हूँ, ये पुलिस वाले भी वही हैं, पर धंधा जरा सा बदल गया है। पहले यहाँ चरस दफ्यून शराब बिका करती थी, अब अफगानी पाउडर बिकता है। ये हिरवर बड़ी नामुराद शय है, बड़ा नशा है। अपने मुल्क से भाग कर आने वाले अफगानियों ने हमारे मुल्क को तोहफे में दिए हैं। हीरमन और असला। अब हमारी कौम इन दो चीजों से जान नहीं छुड़ा सकती, पर पुलिस ऐसे काम बंद करा सकती है जिसको रोजाना लाखों करोड़ों कमाई होती हो। ये तो बहती गंगा है शार्क बाऊ, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक सब भी हाथ धो रहे हैं। हम और तुम क्यों महरूम रहे? पुलिस ने हम जैसे लोगों से ये काम करवाना ही है तो क्यों ना अपनी खुशी से करें। मुझ जैसे किसी आदमी का दिल टटोल कर देख लो। कोई शख्स माँ के पेट से मुजरिम पैदा नहीं होता, उसे मुजरिम बनाया जाता है, और बनाने वाले यही हैं। हमारे कानून के मुहाफिज। तेरी अपनी मिसाल तेरे सामने है, खुद ही सोच ले तेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अब तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, पुलिस की मार खा या खुशी से ये धंधा था। इज्जत और शाहवत की जिंदगी तो कभी नहीं तू गुजार सकता। पुलिस को जब भी किसी मुजरिम की जरूरत होगी, खानापुरी के लिए तुम्हें पकड़कर बंद कर देगी। अगर भागना चाहोगे तो भाग नहीं सकोगे। मेरी तरह इस धंधे में आओगे तो दौलत भी मिलेगी, और ये पुलिस वाले भी झुक झुक कर तुम्हें सलाम करेंगे। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, इसलिए जेल जाकर तुमसे मिला भी था। यहाँ आए हो तो इसका मतलब है तुमने कोई फैसला भी कर लिया होगा। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, शार्क ने उसके खामोश होने पर कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे तहफ्फुज़ की जरूरत है। तहफ्फुज़? छांगा ने कहा, तुम मेरे पास आ गए हो, समझो कि अब लाहौर का कोई पुलिस वाला तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और जहां तक शेर पहलवान का सवाल है तो देखते रहना उसे मैं किस तरह दाकर उठ करता हूँ। उसे तो ऐसा गिराऊंगा कि दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक होने से पहले मैं 2-3 आदमी को थोड़ी सी सदा देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। उनमें से एक तो तलाश करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बाकी को तलाश करना मुश्किल नहीं, वो सामने है। शार्क ने कहा, तुम नाम दो बताओ, उन्हें ला के तुम्हारे कदमों में ना फेंक दूं तो नाम बदल देना मेरा। छांगा ने कहा, उनमें एक तो डीएसपी है। शार्क ने कहा, 11 साल पहले जब मुझे मेरे माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाया गया था तो यही डीएसपी उस वक्त इंस्पेक्टर था। दरअसल बकान के सिलसिले में मेरे बाप का एक पड़ोसी से मुकदमा चल रहा था, और मुझे 100% यकीन है कि मेरे माँ बाप को उसी शख्स ने कत्ल करवाया था, और फिर इंस्पेक्टर को भी पैसे देकर मुझे माँ बाप के इल्जाम में फंसवा दिया था। यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। अगर वो इंस्पेक्टर ईमानदार होता और फर्द शनास होता तो मुझ पर झूठा मुकदमा बनाने की बजाय असल कातलों को तलाश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिश्वत ने उसे सब कुछ भुला दिया, फर्ज भी और दयानत भी। और फिर 10 साल बाद जब मैं जेल से वापिस आया तो उस बदनीयत शख्स ने मेरे मकान को आग लगवाकर आतिश लगाने के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। मगर इलाके के काउंसलर मलक मुनीर ने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि थानेदार को भी मुअत्तल करवा दिया। उस थानेदार पर अब केस चल रहा है, जबकि सलमान नामी वो एडवोकेट रुपोश हो गया। उसे तो बाद में तलाश कर लूंगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर जो मेरी बर्बादी का आगाज का जिम्मेदार है आज डीएसपी है। उसके बाद दूसरा नंबर भाटी के मौजूदा इंस्पेक्टर का है। उसने पहलवान के साथ मिलकर पिछले 3 महीनों से मेरा जीना हराम किया हुआ है। बस ये 2 आदमियों के अलावा अपने दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। शार्क बाऊ, छांगा ने पैरों बदलते हुए कहा, बड़ा मुश्किल काम बताया तुमने, लेकिन तुम्हारी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया है, और दोस्ती में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। ला, आज से हमारी दोस्ती पक्की। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। शार्क बाऊ, छांगा ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, गालात को तुम्हारा तमाशा देखकर तुम्हारे डीएसपी का जो असर होगा वो तुम देख लोगे। मैं साथ हूँगा। शार्क ने कहा, मैं पहले उसे बताऊंगा कि सजा उसे किस जुर्म की दी जा रही है। ऐसे लोगों के हजारों दुश्मन होते हैं, तुम्हें सामने आने की जरूरत ही क्या है? वो बोला, नहीं, सजा मैं उसे खुद दूंगा। शार्क ने कहा, ठीक है शार्क बाऊ। छांगा ने कहा, कल दिन में मैं उसके बारे में मालूम कर लूंगा। रात को 2-3 बंदे अपने साथ ले जाना और उसे उठाकर यहीं ले आना। देखेंगे उस डीएसपी में कितना दमखम है। अच्छा तो अब मैं चलूं, कल रात को आऊंगा। शार्क उठते हुए बोला, ये तभी लाभ तुम्हारा है, यहीं रहो। छांगा ने कहा, मैं जेल से निकलने के बाद अपने बचपन के एक दोस्त के पास चला गया था। सारा दिन उसके पास ही रहा। मैं उसे बताकर नहीं आया था, अगर वापस ना गया तो वो परेशान होगा। मैं कल शाम को आ जाऊंगा। शार्क ने जवाब दिया, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लो, ये रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। उसने नोटों की एक गड्डी निकाल कर शार्क के हाथ में थमा दी। 100 के नोटों की गड्डी थी, जिसे शार्क ने पतलून की जेब में ठूंस लिया और छांगा से हाथ मिलाता हुआ
तवीले से बाहर आ गया। जब वो चौक से रीशे पर बैठ रहा था तो उसकी ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी।